हेलो बच्चों, आज फिर से आपका एक बार स्वागत है सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी काकादेव कानपुर में। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण। जो पीरियोडिक टेबल में तत्व हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो इस वर्गीकरण में कुछ सामान्य सी बातें, कुछ जनरल बातें हैं, उसको हम पहले बताने जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को, मतलब पीरियोडिक टेबल में जो तत्व हैं, जिन तत्वों की खोज हुई थी, उस तत्व को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बांटा था, उसका नाम था बर्जीलियस। बर्जीलियस ने तत्वों को किस में बांटा था? धातु और अधातु में। जैसा कि कक्षा 10 में पढ़ा होगा, धातु और अधातु। धातु अधातु क्या होता है? तो देखो बेटा, यहाँ तत्वों को सबसे पहले धातु और अधातु में किसने बांटा था? बर्जीलियस। तो क्वेश्चन पूछा जाता है तत्वों को धातु और अधातु में किस वैज्ञानिक ने बांटा था? उसका नाम था बर्जीलियस। धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, यह कक्षा 10 में सब लोगों ने पढ़ा होगा। धातु क्या होता है? जो धनायन बनाते हैं उनको हम लोग धातु बोलते हैं, जो ऋणायन बनाते हैं उनको अधातु बोलते हैं। धनायन वे होते हैं जो धातु बनाते हैं, और जो धातु होते हैं जनरली ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। और जो अधातु होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, धातु विद्युत के सुचालक। जो धातु होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? धातु के सुचालक होते हैं। और जो अधातु होता है विद्युत के कुचालक होता है। कुचालक का मतलब होता है जिसमें धारा प्रवाहित ना हो सके, जिसमें धारा प्रवाहित ना हो सके उसको कुचालक बोलते हैं। जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए उसको हम लोग सुचालक बोलते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है वो है सिल्वर। सबसे अच्छा धातु का सुचालक होता है। सबसे अच्छा धातु, सुचालक धातु है वो है सिल्वर। सबसे आसानी से उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। तीसरा पॉइंट लिखा, धातु में धात्विक चमक होती है। जो धातु होते हैं उसमें मेटेलिक लस्टर पाया जाता है, वो चमकते हैं, धात्विक चमक होती है, लेकिन अधातु में नहीं होती है। इसका कुछ अपवाद है। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो धातु अधातु होते हुए भी अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा हाइड्रोजन और ग्रेफाइट, ये अधातु है। हाइड्रोजन और ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन फिर भी ये विद्युत के सुचालक होता है। सामान्यतः हम लोग क्या जानते हैं, जो अधातु होता है विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन अपवाद यहाँ पे है, हाइड्रोजन और ग्रेफाइट ये अधातु होते हुए भी विद्युत के सुचालक होते हैं। अगला पॉइंट लिखा, आयोडीन और ग्रेफाइट, ये भी दोनों क्या है? अधातु है। आयोडीन, ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का एक अपरूप होता है। कार्बन का अपरूप, कार्बन के अपरूप 3 होते हैं। एक होता है डायमंड जिसको हीरा बोलते हैं, एक होता है ग्रेफाइट ये लिखा हुआ, एक होता है फुलरीन C60। तो देखो बेटा, यहाँ पे आयोडीन और ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है? धात्विक चमक पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से किसमें धात्विक चमक पाई जाती है, तो वहां पे अपवाद में अगर ऑप्शन आएगा तो ग्रेफाइट होगा और आयोडीन होगा। वैसे जितने भी धातु पीरियोडिक टेबल में हैं, आवर्त सारणी में जितने भी धातु पाए जाते हैं वो सभी के सभी धात्विक चमक उत्पन्न करते हैं, वो सभी के सभी विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन कुछ अधातु भी हैं। वो अधातु कौन सा? एक हो गया ग्रेफाइट, दूसरा हो गया हाइड्रोजन और आयोडीन, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। आयोडीन और ग्रेफाइट में क्या होता है? आसानी से धात्विक चमक होती है, आसानी से विद्युत का सुचालक कर सकते हैं। क्यों सुचालक होते हैं? क्योंकि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आसानी से मूव करते रहते हैं, आसानी से घूमते रहते हैं, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। उपधातु क्या होता है बेटा? देखो अगला हेडिंग पड़ा है उपधातु। ये उपधातु क्या होता है? ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों का गुण रखते हैं। उसमें धातु का भी गुण होगा और अधातु का। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा उपधातु की परिभाषा क्या है, जो ये लिखा हुआ है इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण, यही क्वेश्चन बार बार आता है। इनमें से कौन सा तत्व उपधातु है? तो ये सारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उपधातु, वो सारे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है एस्टेटीन, आप याद करना भी बड़ा आसान है, आंटी तेरी सब्जी बासी, ये इसका फंडा है। एस्टेटीन, टेरिलियम, एंटीमनी, जर्मेनियम, बोरान, आर्सेनिक और सिलिकॉन, ये सारे के सारे जो धातु हैं ये उपधातु हैं। ये कैटेट में एक क्वेश्चन सबसे आसान सा पूछा जाता है, इनमें से कौन सा तत्व उपधातु है? जोड़ा बना के दे सकता है दो का, एक ऑप्शन में हो सकता है, एक एलिमेंट लिखा हो सकता है। अगला देखो बेटा लिखा प्राउट। ये प्राउट एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक परिकल्पना दी। क्लासिफिकेशन के टाइम पे, वर्गीकरण के समय एक परिकल्पना दी। उस परिकल्पना में इन्होंने क्या कहा था? ये प्राउट ने क्या कहा था कि जो भी तत्व हैं वो किससे मिलकर के बना होता है। इन्होंने कहा था जो तत्व हैं वो तत्व हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर
बने होते हैं। इन्होंने यही बोला था सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ये प्राउड। जब इन्होंने ये बात बताया उसके बाद वहीं पे तुरंत ये मान लिया गया कि जो तत्व हैं उनका मौलिक गुण क्या है, उनका फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है। तो उन्होंने वहां पे ये समझ लिया कि ये है परमाणु द्रव्यमान। ये परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में परमाणु संरचना में इसको पढ़ेंगे क्या होता है। तो अब देखो इसके बाद एक वैज्ञानिक और है जिसका नाम था डोवेर-राइनर। इन डोवेर-राइनर ने क्या बताया, डोवेर-राइनर ने 3 तत्व का सेट लिया था। 3 तत्व का ऐसे तत्व लिए थे जिसके गुण समान थे। 3 तत्व कौन कौन से लिए थे, समान गुणों वाले तत्व। समान गुण वाले तत्व को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा। तो इन्होंने देखा कि जो पहला एलिमेंट होगा और जो तीसरा एलिमेंट होगा, जो पहला तत्व होगा और तीसरा तत्व, दोनों का जो एवरेज होगा, दोनों का जो समांतर माध्य होगा, उनका परमाणु द्रव्यमान दूसरे वाले तत्व के बराबर होगा। जब समान गुण वाले तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो बीच के तत्व, बीच का तत्व मतलब यहाँ पे लिखा हुआ बीच का तत्व, इस बीच के तत्व का मतलब यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे सोडियम, परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे परमाणु द्रव्यमान का औसत, यहाँ पे औसत या समांतर माध्य होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लेकिन शर्त क्या है, समान गुण वाले होने चाहिए। समान गुण किसके होते हैं, जो आवर्त सारणी में जिस ग्रुप में रखा गया, जैसे पहले ग्रुप में जो एलिमेंट है उनके सबके गुण समान होते हैं, दूसरे ग्रुप में जो रखे गए, दूसरे समूह में जो रखे गए उनका गुण समान होता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा समान गुण वाले। यहाँ पे देखो हमने पहले ग्रुप का एलिमेंट लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसी तरह से ले सकते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। शर्त यही है कि एक ही ग्रुप का होना चाहिए। तो जो बीच वाला तत्व है, यहाँ लिथियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 7, पोटेशियम का होता है 39। तो जो पहला तत्व है ये कौन सा तत्व हो गया, पहला। ये कौन सा हो गया, तीसरा। पहला और तीसरा जो तत्व है उसका, उन दोनों का जो औसत परमाणु द्रव्यमान होगा वो दूसरे वाले या बीच वाले के बराबर होगा। तो इनका औसत कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, औसत कैसे निकालेंगे, 7 + 39 बटे में 2। तो यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है तो हमने 2 कर दिया, तो बटे में 2, 7 + 39 बटे में 2, ये हो गया 46 बटे 2 का मतलब हो गया 23। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना आ गया, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना आ गया, 23। तो देखो बेटा इसका और इसका जो औसत परमाणु द्रव्यमान आया वो आया 23। तो सोडियम का कितना आया, 23। चलो बेटा अब देखो अगला हेडिंग है न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आवर्त सारणी में कि अष्टक नियम, तत्वों का अष्टक नियम किसने दिया था, वो दिया था न्यूलैंड ने। न्यूलैंड एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अष्टक नियम दिया था। इस अष्टक का मतलब होता है बेटा 8। इन्होंने क्या किया था, तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में जो तत्व रखे गए थे, इन्होंने ये बताया कि जो पहला तत्व है, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, जो पहला तत्व है वो अपने 8वें तत्व से समानता रखता है। जैसे कि यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ क्या लिखा हुआ, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाए तो पहला तत्व अपने 8वें तत्व से समानता रखता है। तो मतलब जो पहला तत्व होगा वो अपने 8वें से समानता रखता है। इसमें कुछ कंडीशन थी, कुछ शर्त है। जैसे कि ये नियम जो आया तब तक सही था जब तक अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, जो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडन, जो लास्ट में एलिमेंट रखा 18वां ग्रुप का जो तत्व, जब तक उसकी खोज नहीं हुई थी तब तक न्यूलैंड का नियम सही था, उसके बाद वो गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है इनका नियम किसके लिए लागू नहीं होता है, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस चीज के लिए लागू नहीं होता है। तो पहला यहाँ लिखा हुआ अक्रिय गैस के खोज के बाद यह नियम फेल हो गया। जब तक अक्रिय गैस खोज नहीं हुई थी तब तक ये नियम सही था, उसके बाद ये गलत हो गया। दूसरा लिखा हुआ अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व पर यह नियम लागू नहीं होता। अधिक परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे इसका मतलब यह है कि 20, जो 40 परमाणु द्रव्यमान, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 परमाणु क्रमांक। तो ये नियम केवल और केवल कैल्शियम तक लागू होता है, उसके बाद यह नियम लागू नहीं होता। तो क्वेश्चन आता है न्यूलैंड का अष्टक नियम कहां तक लागू होता है, तो बेटा याद रखना यह नियम कैल्शियम तक, केवल कैल्शियम तक लागू होता है, इसके बाद यह नियम फेल हो जाता है। देखो यहाँ पे ये हमने एक म्यूजिकल साउंड लिखा हुआ है, ये सब लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो यहाँ पर हमने देखो 8 वर्ड है, सा रे गा मा पा धा नी सा। कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो आप, चाहे यहाँ से सा से शुरू करो, चाहे गा से, चाहे मा से, चाहे पा से, कहीं से भी शुरुआत करोगे तो जो 8वां तत्व आएगा, जो 8वां नाम आएगा, 8वां जो स्वर आएगा फिर से वही आएगा। कहीं से शुरू कर लो। चलो हमने अगर इसको पहला मान लिया तो ये पहला क्या हो गया, सा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 8वां फिर देखो बेटा कौन सा आया,
सा आया। इसी तरह से अगर हम रे से शुरू करेंगे तो फिर इसके आगे क्या लिखेंगे, रे लिखेंगे, फिर से 8वां वही आ जाएगा। इसी तरह गा से शुरू करेंगे फिर से क्या आ जाएगा, गा आ जाएगा। इस तरह से माँ से, इस तरह से जब भी शुरुआत कहीं से भी करना तो जो पहला तत्व होगा वो अपने 8वें तत्व से समानता रखता है। यही न्यूलैंड का अष्टक नियम था। अष्टक का मतलब होता है 8, पहला 8वें से समानता रखता है, पहला 8वें से। क्वेश्चन केवल इतना आएगा, ये डेफिनेशन आपको नहीं पूछा जाएगा, केवल यही क्वेश्चन आएगा कैटेट में कि अष्टक नियम किसने दिया था, वो वैज्ञानिक कौन था, न्यूलैंड। अब इसी तरह एग्जाम्पल देख लेते, ये कभी नहीं पूछा जाएगा, केवल यही हेडिंग पूछी जाएगी अष्टक नियम किसने दिया था, और कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद अगर आया तो कहां तक ये नियम लागू होता है, ये आएगा। तो देखो यहां कहीं से भी शुरुआत कर लो, जो 8वां तत्व होगा वो अपने से समानता रखेगा। देखो अगर यहां से शुरू करते, ये लिथियम को हमने मान लिया पहला तत्व, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां कौन आया, सोडियम। अब सबको पता है कि आवर्त सारणी में लिथियम के नीचे कौन सा एलिमेंट है, सोडियम। क्यों उसके नीचे, क्योंकि इनकी जो समानता है, इनके गुणों में समानता पाई गई, इसलिए इन सबको एक ग्रुप में रखा गया। तो कहीं से भी गिनती शुरू करेंगे उसके नीचे हुई वाला एलिमेंट आएगा। चलो कार्बन से शुरुआत कर लेते हैं, यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके नीचे वाला ही एलिमेंट आएगा। क्यों आएगा, इसका कारण यही है कि जो ग्रुप में एलिमेंट रखे गए हैं, जो ग्रुप में तत्व रखे गए, उनकी सबकी गुणों में समानता पाई जाती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखते हैं तो सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में जाएगा जिसमें ऊपर वाले का गया होगा। तो ये जब गुणों में समानता पाया जाता है, इनका नियम केवल और केवल कहां तक लागू होता है बेटा, कैल्शियम तक। इसके बाद इनका नियम फेल हो गया। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए लोथर मेयर। ये लोथर मेयर एक वैज्ञानिक थे। तो क्वेश्चन इसमें क्या आएगा, तो लोथर मेयर वक्र क्या होता है, केवल ये पूछा जाता। लोथर मेयर ने जो वक्र बनाया था वो किसके किसके बीच बनाया था। तो इन्होंने एक वक्र बनाया, एक ग्राफ बनाया था। वो ग्राफ क्या था, परमाणु आयतन और परमाणु द्रव्यमान के बीच एक ग्राफ बनाया। इन्होंने जो ग्राफ बनाया था वो किसके किसके बीच बनाया था, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु आयतन। केवल क्वेश्चन यही है, लोथर मेयर ने किसके किसके बीच में ग्राफ बनाया था, परमाणु आयतन और परमाणु द्रव्यमान। अब जो इन्होंने ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ में कौन सा एलिमेंट कहां रखा था, उस ग्राफ में कौन सा एलिमेंट, परमाणु आयतन और परमाणु द्रव्यमान के बीच में जो ग्राफ बनाया उसमें कहां कहां कौन सा एलिमेंट। अब जैसे हम लोग क्या होता है सीढ़ी पे चढ़ते हुए देखा है, पहले सीढ़ी पे ऐसे गया, ये मान लो छत आ गया, अब फिर से छत से उतरने के लिए फिर से नीचे आना पड़ेगा। तो जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं चढ़ता हुआ भाग, असेंडिंग पार्ट। असेंडिंग का मतलब होता है चढ़ता हुआ भाग हो गया। अब यहाँ से चढ़ते चढ़ते हम यहाँ आ गए, ये अपना हो गया कौन सा, पीक पॉइंट। पीक पॉइंट यानी कि शीर्ष, सबसे ऊपर शीर्ष बिंदु आ गया, शिखर बिंदु आ गया। अब इस शिखर बिंदु से फिर नीचे उतरेंगे तो ये हो गया उतरता हुआ भाग। तो इन्होंने इसी तरह से कुछ एलिमेंट को अरेंज किया था। तो देखो यहां से अगर हम शुरुआत करते बेटा, तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, ये चढ़ रहे हैं। तो चढ़ते हुए भाग पर ये आया, चढ़ते हुए भाग पर कौन आया, क्लोरीन। क्लोरीन कौन से ग्रुप का है, हाइलोजन फैमिली का है। कौन सा ग्रुप का है। इसी तरह से जब यहाँ से आ गए, शीर्ष पॉइंट हो गया, फिर यहाँ से उतरे तो ये भाग कौन सा होगा, उतरता। फिर यहाँ से ये चढ़ता हुआ भाग हो गया। तो इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, चढ़ता हुआ भाग। तो हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है, चढ़ता हुआ भाग। तो चढ़ते हुए भाग पे कौन सा एलिमेंट रखा गया, कौन सा तत्व रखा गया। तो चढ़ते हुए भाग में देखो बेटा, यहाँ क्या रखा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये कौन से ग्रुप का, हाइलोजन परिवार का तत्व। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाइलोजन तत्व रखे गए हैं। क्वेश्चन यही आएगा कि लोथर मेयर वक्र में चढ़ते हुए भाग पर कौन से तत्व रखे गए थे। लोथर मेयर वक्र में चढ़ते हुए भाग पर कौन से तत्व रखे गए थे, शीर्ष बिंदु पर कौन से तत्व रखे गए थे, उतरते हुए भाग पे कौन से रखे गए थे। तो चढ़ते हुए भाग पे कौन से रखे गए थे, हाइलोजन परिवार के तत्व। कौन से रखे गए, हाइलोजन परिवार के तत्व। चढ़ते हुए भाग पर हाइलोजन परिवार के तत्व रखे गए। इसके बाद बेटा ये देखो, असेंडिंग पार्ट पर कौन रखा गया है, हाइलोजन पर, या फिर हाइलोजन परमाणु को क्या बोला जा सकता है, वैद्युत ऋणी तत्व। वैद्युत ऋणी का मतलब पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जैसे जैसे हम लोग चलते हैं उसी से उसकी वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं, वैद्युत ऋणी तत्व। सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणी तत्व कहाँ रखे गए हैं, वैद्युत ऋणी तत्व। वैद्युत ऋणी तत्व कहाँ रखे गए, चढ़ते हुए भाग पर। अब शीर्ष पर देखो बेटा, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। इसको हम बोलते हैं पहले वर्ग का तत्व। शीर्ष पर कौन रखा गया है, क्षार धातु। शीर्ष पर कौन रखा गया, क्षार धातु। क्षार धातु एल्कली मेटल। अब जो क्षार धातु होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में बाएं पाए जाते हैं, बिल्कुल शुरुआत में पाए जाते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाते हैं, धन विद्युतीय लक्षण घटता है।
धन विद्युती, ऋण विद्युती बढ़ता है, धन विद्युती घटता है। तो यहाँ पर और क्या बोल सकते हैं, धन विद्युती तत्व कहाँ रखे गए, विद्युत धनी तत्व, विद्युत धनी या धन विद्युती, विद्युत धनी तत्व, विद्युत धनी तत्व कहाँ रखे गए हैं, शीर्ष पर रखे गए। अब देखो उतरते हुए भाग पर, उतरते हुए भाग पर कौन रखा गया है बेटा, उतरते हुए देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो उतरते हुए भाग पर कौन रखा गया है, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु कहाँ रखे गए हैं, उतरते हुए पर रखे गए। चढ़ते पर हैलोजन या विद्युतीय तत्व रखे गए। शिखर पर, पीक पर कौन रखा गया, क्षार धातु रखा गया। तो इस तरह से ये लोदर मेयर ने एक वक्र बनाया था परमाणु आयतन और परमाणु द्रव्यमान में। चलो देखो बेटा, अब यहाँ पे देखो ये मेंडलीफ, यहाँ से पीरियोडिक टेबल की शुरुआत होती है। सब लोग को पता है मेंडलीफ ने ही सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को बनाया था, सबसे पहले आवर्त सारणी को मेंडलीफ ने बनाया था। मेंडलीफ कहाँ का रहने वाला था, रूस का वैज्ञानिक। कैटेट में कभी कभी जगह पूछ लिया जाता है ये वैज्ञानिक कहाँ का था, तो मेंडलीफ रूस का था, रसिया का था। इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में बनाया। तो परमाणु द्रव्यमान क्या माना गया, इनके तत्वों का मूल लक्षण। तो मेंडलीफ के अकॉर्डिंग, मेंडलीफ के अनुसार जो तत्व थे उनका मूल लक्षण क्या हो गया, परमाणु द्रव्यमान। तो मेंडलीफ का नाम कहीं पर भी आ जाए, अगर ऑप्शन में परमाणु द्रव्यमान दिख जाए तो तुरंत परमाणु द्रव्यमान को टिक कर देना। इसका मतलब क्या है, परमाणु द्रव्यमान तत्वों का मूल लक्षण होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि लाइन ए भी लिखा हो सकता है कि जो तत्व हैं, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होता है, परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होता है। अब देखो इसके बाद ये इनका नियम था। इसके बाद आया मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। मूल आवर्त सारणी किस पर आधारित है मेंडलीफ की, परमाणु द्रव्यमान पर। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी, ये क्वेश्चन बहुत कैटेट में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी किस पर आधारित है, परमाणु द्रव्यमान पर, ये बात याद रखना। अब इस मेंडलीफ ने जब पहली बार आवर्त सारणी बनाया तो उसमें क्या क्या बनाया था, 7 इन्होंने क्षैतिज पंक्तियां बनाई थी जिसको क्या बोलते हैं बेटा, आवर्त बोलते हैं। 8 ऊर्ध्वाधर लाइनें बनाई थी और ऊर्ध्वाधर पंक्तियां बनाई जिससे हम क्या बोलते हैं, समूह या वर्ग बोलते हैं, समूह या वर्ग। उसके बाद जो 1 से 7 तक के समूह थे, 1 से 7 तक के समूह को इन्होंने 2 उप समूह में बांटा गया। 2 उप समूह कौन कौन से, ए और बी। ऐसे देखा होगा आवर्त सारणी में लिखा होगा फर्स्ट ए, सेकंड ए, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी। तो ये 1 से 7 समूह को, 1 से 7 ग्रुप को इन्होंने 2 ए और बी उप समूह में बांटा। इसके बाद जो 8वां समूह था उसको 3 भाग में बांटा था, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। उसको ए और बी में नहीं, उसको 3 भाग में बांटा गया था। 8वें समूह को 3 भाग में बांटा। उसके बाद देखो समान गुण वाले तत्वों को समान समूह में रखा, मतलब पहले समूह में किसको रखा, जिसकी समानता, जिन तत्वों की समानता मिलती जुलती थी। अब उसके बाद इस सारणी को बनाने के लाभ क्या हुए, इससे हमें क्या लाभ हुआ, तो मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के लाभ क्या कौन से हैं। पहला है बेटा देखो, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा, जो तत्व थे उनके गुणों में अध्ययन करने में सुविधा हो गई। दूसरा क्या, नए तत्वों की खोज तथा उसमें अनुसंधान, जो नए तत्व की खोज हुई उसमें जो गलतियां पाई गई, जो कमियां पाई, उसको सुधारा गया, तो इनके इसकी सहायता से। तीसरा क्या है, सही परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में, जो तत्व थे उनका परमाणु द्रव्यमान सही ज्ञात करने में ये मेंडलीफ के आवर्त सारणी बनाने के लाभ थे। अब देखो कहीं पर लाभ होता है तो कुछ कमियां भी होती, इन्होंने जो बनाया उसमें कुछ कमियां बहुत ज्यादा थी। तो जब पहली बार कोई भी चीज बनती तो उसमें कमियां ज्यादा पाई जाती थी। इनके दोष क्या थे, इनकी कमी क्या था, तो सबसे पहला कमी बेटा याद रखना, हाइड्रोजन का स्थान। इन्होंने हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं कर पाया। तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी में देखो अभी तक 2 जगह रखा गया, एक तो पहले ग्रुप में रखा गया है और 7वें ग्रुप में रखा गया। तो हाइड्रोजन का स्थान इनका एक कमी हो गया। दूसरा हो गया समस्थानिक और समभारिक का स्थान। ये समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है। समस्थानिक वे होते बेटा जिनके परमाणु क्रमांक एक ही तत्व के, समान तत्व के परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, तो उसको हम समस्थानिक बोलते हैं। अब इसी तरह से समभारिक, ये समभारिक क्या होता है, वे तत्व एक ही तत्व हो, वे तत्व जिनके परमाणु भार समान हो, वे तत्व जिनके परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, उसको हम समभारिक बोलते हैं। तो समस्थानिक और समभारिक का स्थान इनकी कमी हो गई। उसके बाद तीसरा कमी था बेटा नए तत्वों, जो नए तत्व खोजे गए उसके लिए उचित स्थान का अभाव देना।
मतलब अभाव का मतलब क्या होगा, इन्होंने जो समझ में नहीं आया, जो उनको खाने समझ में, वहां पे जगह छोड़ दिया था। तो इनको ये समझ में आया कि जो नए तत्व खोज होंगे वो यहाँ रखे जाएंगे। बीच बीच में आवर्त सारणी जब बनाया, बीच बीच में इन्होंने जगह छोड़ दिया था। तो यही हो गया नए तत्वों के लिए उचित स्थान का अभाव। इन्होंने नए तत्व जो आगे खोज होते उसके लिए उन्होंने जगह छोड़ दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा बेटा ये पूछा जाता है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का स्थान। ये लेंथेनाइड क्या होता है, एक्टिनाइड क्या होता है, जब हम लोग डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे उसी डी ब्लॉक के अंदर ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व रखे गए हैं। फिर से इसी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को निकाल करके जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था तो ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, इसके अंदर 14 एलिमेंट्स हैं। इस लेंथेनाइड एक्टिनाइड को उन्होंने डी ब्लॉक तत्व में रख दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये इनको बाहर निकाल के रखा गया, डी ब्लॉक तत्व से बाहर निकाल के रखा गया। उस ब्लॉक का नाम पड़ा एफ ब्लॉक तत्व। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व का स्थान इन्होंने गलत जगह रख दिया था, ये इनकी कमी हो गई। इसके बाद बेटा देखो अक्री गैस, जो नोबेल गैस था तो उस समय इन्होंने उसके लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा था। जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था तो उस समय अक्री गैस, उत्कृष्ट गैस, अक्री गैस या उत्कृष्ट गैस, जिसको इंग्लिश बोलते हैं नोबेल गैस, ठीक, जो जिसमें आते हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडन, जो पीरियोडिक टेबल में सबसे राइट साइड में पाए जाते हैं दाहिने तरफ, उनको हम लोग नोबेल गैस, अक्री गैस। इनको अक्री क्यों बोला जाता है, उत्कृष्ट क्यों बोला जाता है? अक्री का मतलब क्या होता है, निष्क्रिय, इसको निष्क्रिय बोल सकते हैं, जिसका कोई काम ना हो, जो बिल्कुल किसी से कोई रिएक्शन ना करे। इनकी रिएक्टिविटी जीरो होती है, मतलब इनकी क्रियाशीलता शून्य होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होती है, ठीक। तो ये सब चीजें इनकी शून्य होती है, इसलिए इनको हम अक्री बोलते हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करते, इनके लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा था। लेकिन आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब हम देखेंगे तो उत्कृष्ट गैसों का स्थान है। तो ये हो गया। इसके बाद बेटा देखो आधुनिक आवर्त नियम, यहां से शुरुआत होती है मेन पीरियोडिक टेबल जिसको हम लोग पढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम दिया किसने था? सबसे पहले कैटेट में जो क्वेश्चन आता है बेटा, आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? एक वैज्ञानिक थे मोजले। ये मोजले के बारे में हम लोग पढ़ेंगे परमाणु संरचना में अच्छे से। इन्होंने आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में एक संबंध बताया था, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में एक संबंध बताया था, वहां पे पढ़ेंगे मोजले का नियम, तब वहां पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहां याद क्या रखना है आपको, आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया? मोजले ने दिया। जब इन्होंने आधुनिक आवर्त नियम बनाया था तो इन्होंने क्या बताया? अब यहां पे देखो बेटा, ये आधुनिक आवर्त नियम क्या हो गया, किसके बेस पर था? आधुनिक आवर्त नियम जो मोजले ने बनाया, इन्होंने ये बताया कि जो तत्व पीरियोडिक टेबल में रखे गए, मेंडलीफ ने जो रखा था, उनको परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो आवर्त सारणी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इन्होंने जो मोजले ने अपना आधुनिक आवर्त नियम बनाया, पहले देखो केवल आवर्त नियम था, मेंडलीफ का खुद का था, उसके बाद ये आधुनिक बना। आधुनिक का मतलब क्या होता है? पुरानी चीजों को सुधार कर कोई मॉडर्न चीजें बनाई जाए, इसलिए इसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो इसमें क्वेश्चन केवल एक आएगा कि आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था, किसने बनाया था, किसने दिया था। अब इसी नियम के आगे हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया? मोजले ने। तो मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया। अब इनके अनुसार जो तत्वों को रखा जाएगा वो कैसे रखा जाएगा बेटा? परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में। यही परमाणु क्रमांक हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, परमाणु क्रमांक के बेसिस पर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कितने हो गए जो आपके कैटेगरी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होगा मेंडलीफ का आवर्त नियम किस पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान पर, ठीक। तो जो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाया, मूल आवर्त सारणी, वो किस पर आधारित? वो भी परमाणु द्रव्यमान पर। यानी कि मेंडलीफ का नाम कहीं पर भी आ जाए, परमाणु द्रव्यमान को टिक करना। अब जो मेंडलीफ ने बनाया था, उन्होंने क्या क्या बनाया था, कैसे बनाया था? उन्होंने 7 क्षैतिज लाइनें रखी थी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त। क्वेश्चन आता है मेंडलीफ के टाइम पे कितने आवर्त थे? 7। मॉडर्न में भी 7 ही आवर्त थे, लेकिन वर्ग में बहुत अंतर आ गया। यहाँ पे इन्होंने 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां बनाया है जिसे हम समूह कह रहे हैं। अभी हम लोग मॉडर्न पढ़ेंगे तो वहां 18 वर्ग पढ़ेंगे, ठीक। तो इन्होंने याद रखना मेंडलीफ के टाइम पे कितने वर्ग थे? केवल 8 तक, 8 वर्ग थे, 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी। जो 1 से 7 तक का जो समूह था, 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां जिसे समूह कहते हैं, 1 से 7 तक का था, उसको हम लोग किसमें बांटा? 2 उपसमूह बांटा, ए और बी में। उसके बाद इनके लाभ कौन कौन से हैं? लाभ बहुत कम पूछा जाता, लेकिन ये कमी बहुत पूछी जाती है। मेंडलीफ की कमी कौन कौन सी थी? पहला याद रखना, हाइड्रोजन का स्थान, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स एंड
बार्स, इसको आइसोबार्स बोलते हैं, समस्थानिक और संभारिक का स्थान। उसके बाद नए तत्वों के लिए उचित स्थान इन्होंने छोड़ दिया था। पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, ये लेंथेनाइड एक्टिनाइड क्या होता है बेटा, ये हम लोग डी ब्लॉक में जब पढ़ेंगे तो उसको निकालकर अलग से एक ब्लॉक बनता है, उसको पढ़ेंगे एफ ब्लॉक में। उसके बाद उत्कृष्ट गैसों का स्थान इन्होंने नहीं छोड़ा था। फिर इसके बाद यहाँ शुरुआत होती है आधुनिक आवर्त का नियम। आधुनिक आवर्त का नियम किसने दिया था, ये क्वेश्चन कैडेट में आता है और आएगा। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था, मोजले ने जब ये आधुनिक आवर्त नियम दिया, क्या बताया इन्होंने, ये बताया कि परमाणु क्रमांक तत्वों का मूल लक्षण होता है, मौलिक गुण होता है, मूल लक्षण या मौलिक गुण। अब जो इनका नियम यहाँ पे हमने लिखा नहीं, तो लिखने का मतलब यही है, जैसे हमने यहाँ पे बोला था मेंडलीव का जो आवर्त नियम था परमाणु द्रव्यमान का मूल लक्षण है, वहां पे क्या बोला था, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, मेंडलीव का बोल रहे हैं तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होता है, ये मेंडलीव का आवर्त नियम था। अब जब मोजले का हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है, ये कहते हैं तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होता है। तो ये बेटा था आपका आज का पहला टॉपिक, यहाँ तक ये मेंडलीव के बारे में हो गया, यहाँ तक हो गया। तो अभी तक इस वीडियो में हम लोगों ने जितना पढ़ा 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, केवल ये क्वेश्चन को ध्यान देना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, तत्वों को क्लासिफाई किया था, वर्गीकृत किया था, किसमें, धातु और अधातु में। धातु और अधातु में किसने बांटा, बर्जीलियस ने बांटा। धातु के कुछ गुण पढ़े और अधातु के कुछ गुण पढ़े। आधातु में कुछ अपवाद थे, देखो जनरली धातु क्या होते हैं, वो विद्युत के सुचालक होते हैं, आधातु क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक, तो विद्युत के सुचालक धातु में फिर हमने कुछ अपवाद पढ़ा। आधातु में जो आधातु कौन सा था, हाइड्रोजन और ग्रेफाइट, ये आधातु होते हुए भी विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके बाद आया डोबेराइनर का त्रिक नियम, डोबेराइनर का त्रिक नियम। तो क्वेश्चन इसमें यही आएगा कि त्रिक नियम किसने दिया था, डोबेराइनर ने दिया था। इसके बाद आया न्यूलैंड का अष्टक नियम, यही क्वेश्चन आएंगे, न्यूलैंड का अष्टक नियम। अष्टक नियम किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था। प्राउट एक वैज्ञानिक थे, प्राउट ने क्या कहा था, प्राउट ने कहा था सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर के बना होता। उसके बाद आता है लोथर मेयर वक्र। लोथर मेयर वक्र में क्वेश्चन क्या आएगा, ध्यान से सुनना। लोथर मेयर कर्व क्या होता है, लोथर मेयर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु आयतन में एक ग्राफ बनाया था, संबंध बताया था, उसी ग्राफ को हम लोग बोलते हैं लोथर मेयर वक्र। तो क्वेश्चन क्या आएगा, लोथर मेयर वैज्ञानिक ने किसके किसके बीच ग्राफ बनाया था बेटा, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु आयतन। उसमें ग्राफ में उन्होंने बताया था कुछ चढ़ते हुए भाग, कुछ उतरते हुए भाग, कुछ शीर्ष बिंदु। तो वहां पे क्वेश्चन आएगा चढ़ते हुए भाग पर किसको रखा गया था, शीर्ष पर किसको रखा गया था, और उतरते पर शीर्ष पर किसको रखा गया था, क्षार धातु को, यानी कि धन विद्युतीय तत्व को शीर्ष पर रखा गया। चढ़ते हुए पर किसको रखा गया था, चढ़ते हुए पर हाइलोजन परिवार के तत्व का रखा, यानी कि ऋण विद्युतीय तत्व को चढ़ते हुए भाग पर रखा गया। उतरते हुए भाग पर किसको रखा, क्षारीय मृदा धातु को उतरते हुए। तो आज तक अभी तक इतना हम लोगों ने। इसके बाद मेंडलीव का आवर्त नियम आ गया। मेंडलीव का आवर्त नियम परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, यही क्वेश्चन आएंगे। मेंडलीव का आवर्त नियम परमाणु द्रव्यमान पर है। उसके बाद दोष कौन कौन से थे, हाइड्रोजन का स्थान, समस्थानिक संभारिक का स्थान, नए तत्वों के लिए लेंथेनाइड एक्टिनाइड का स्थान। इसके बाद बेटा आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया, मोजले। यही 7-8 क्वेश्चंस इसमें है, यही क्वेश्चन कैटेट में आएंगे। आप लोगों की बड़ी शिकायतें हैं कि बहुत लंबा वीडियो बन रहा, नहीं बेटा, जो आपकी जरूरत की चीजें हैं उतना हम लोग यहां से दे रहे हैं आपको। ठीक, तो ये था पीरियाडिक टेबल। अब अगली हेडिंग होगी मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल। अब यहां से शुरुआत होगी आपकी आवर सारणी। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, धन्यवाद।